फीफा चल रहा है और ब्लू लॉक की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमारे पास है योइची इसागी, जो एक नॉर्मल हाई स्कूल स्ट्राइकर है। मैच के लास्ट मोमेंट्स चल रहे होते हैं और उसके पास गोल्डन चांस होता है अपनी टीम को विक्ट्री दिलाने का। गोल पोस्ट उसके सामने था और बस शॉट लेने की देरी थी, लेकिन इसागी एक गलती कर देता है। वो खुद शॉट करने की जगह बॉल अपने टीममेट को पास कर देता है। सोचता है कि टीम वर्क से बेटर चांस मिलेगा, लेकिन उसका टीममेट शॉट मिस कर देता है और अगले ही मोमेंट अपोनेंट टीम काउंटर अटैक करके गोल मार देती है और बस इसागी की टीम टूर्नामेंट से बाहर। मैच खत्म होने के बाद इसागी के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है, अगर मैंने उस समय पे खुद शॉट लिया होता तो रिजल्ट कुछ और होता। यही रिग्रेट उसको अंदर ही अंदर खा रहा होता है। कुछ दिनों बाद इसागी को जापान फुटबॉल यूनियन की तरफ से एक मिस्टीरियस इन्विटेशन मिलता है। उसमें लिखा होता है कि उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सेलेक्ट किया गया है। जब इसागी वहाँ पहुंचता है तो देखता है कि उसकी तरह 100 ऑफ टैलेंटेड स्ट्राइकर ऑलरेडी वहाँ मौजूद है। उनमें से एक होता है कीरा, जो काफी फेमस और टैलेंटेड प्लेयर माना जाता है और उसी के अगेंस्ट में उसने अपना लास्ट मैच हारा था। सब लोग कंफ्यूज होते हैं कि आखिर यहाँ होने क्या वाला है। तब एंट्री होती है एक अजीब बंदे की, जिनपाची ईगो। और इस बंदे का फुटबॉल देखने का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही अलग है। ईगो सीधा बोलता है जापान वर्ल्ड कप इसलिए नहीं जीता क्योंकि उनके प्लेयर्स टीम वर्क पर ज्यादा फोकस करते हैं। उसके अकॉर्डिंग दुनिया का बेस्ट स्ट्राइकर बनने के लिए सेल्फिश बनना पड़ेगा। फिर वो एक ऐसा बॉम्ब फोड़ता है जो सबको शॉक कर देता है। यहाँ मौजूद 300 स्ट्राइकर में से सिर्फ एक प्लेयर सर्वाइव करेगा और जापान का फ्यूचर स्ट्राइकर बनेगा। बाकी 299 प्लेयर्स, उनका नेशनल टीम का सपना हमेशा के लिए खत्म। और जैसे ही सब ये सुनते हैं, एटमॉस्फेयर एक फुटबॉल अकेडमी से ज्यादा सर्वाइवल गेम जैसा लगने लगता है। और उसके बाद रैंकिंग रिवील होती है और इसागी को मिलती है रैंक 299, मतलब ऑलमोस्ट सबसे लास्ट। लेकिन असली नाइटमेयर अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ था। ईगो सब प्लेयर को एक रूम में लॉक कर देता है और पहला टेस्ट अनाउंस करता है, फुटबॉल वाला टैग गेम। रूल्स सिंपल है, 2 मिनट 17 सेकंड्स के अंदर जिस प्लेयर के पास बॉल होगी वो एलिमिनेट हो जाएगा। सब एक दूसरे को बचाने के लिए टारगेट कर रहे होते हैं। हर कोई सर्वाइवल के मोड में आ चुका है। इनिशियली इसागी भी कंफ्यूज रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आ जाता है कि अगर ब्लू लॉक में सर्वाइव करना है, पुराने इसागी को खत्म करना पड़ेगा। और तब उसकी नजर पड़ती है कीरा पर। वही कीरा जो सबसे टैलेंटेड प्लेयर में से एक माना जा रहा था। लास्ट के कुछ सेकंड्स बचे होते हैं, इसागी अपनी स्पाशियल अवेयरनेस यूज करता है, परफेक्ट टाइमिंग पकड़ता है और पूरी पावर से बॉल सीधा कीरा के फेस पर मार देता है। टाइमर खत्म और कीरा एलिमिनेट। पूरे रूम में साइलेंस छा जाता है। इसागी ने सिर्फ एक प्लेयर को एलिमिनेट नहीं किया था, उसने अपनी पुरानी मेंटेलिटी को ही एलिमिनेट कर दिया। वो चाहता अपने से लो रैंक वाले को एलिमिनेट कर सकता था, बट नहीं, उसने स्ट्रॉन्गेस्ट को एलिमिनेट किया। कीरा के एलिमिनेशन के बाद पूरा रूम शॉक में चला जाता है। जो बंदा कुछ मिनट पहले तक जापान का फ्यूचर स्टार माना जा रहा था, वो ब्लू लॉक से बाहर हो चुका है। कीरा गुस्से में ईगो से कहता है कि ये गेम कम्प्लीटली बकवास है भाई, इसका फुटबॉल से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईगो तुरंत उसकी सोच को तोड़ देता है। वो बताता है कि जिस रूम में ये टैग गेम हुआ था, उसका साइज एग्जैक्टली फुटबॉल के पेनल्टी एरिया जितना था और फुटबॉल के लगभग 75% गोल्स इसी एरिया के अंदर स्कोर होते हैं। मतलब अगर कोई प्लेयर प्रेशर के उस छोटे से जोन में सर्वाइव ही नहीं कर सकता, तो वो स्ट्राइकर बनने लायक ही नहीं है। मैं तुम सबसे झूठ तो नहीं बोलने वाला, बट कीरा के साथ यहाँ जो हुआ है वो अनफेयर था और मैं अभी भी बिलीव करता हूँ कीरा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। और अगर वो रिटर्न करता है तो मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। ईगो फिर कीरा की सबसे बड़ी गलती पॉइंट आउट करता है। उसके अकॉर्डिंग लास्ट सेकंड तक कीरा ने सर्वाइव करने की भूख नहीं दिखाई। एक असली स्ट्राइकर कभी हार एक्सेप्ट नहीं करता, वो लास्ट मोमेंट तक फाइट करता है और यही वजह थी कि कीरा एलिमिनेट हो गया। दूसरी तरफ इसागी खुद भी अंदर से हिल चुका था। उसने लिटरली किसी और का फुटबॉल करियर खत्म कर दिया था। लेकिन ब्लू लॉक में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है भाई। जाते वक्त कीरा सबको वार्निंग देता है कि ईगो का सिस्टम गलत है और ये सब इवेंचुअली फेल होने वाला है। लेकिन उसके जाते ही ब्लू लॉक का अगला फेज स्टार्ट होता है। इसागी फिर बाचिरा के पास जाता है और उसे पूछता है टैग गेम के एंड में उसने बॉल उसको पास क्यों की थी। बाचिरा का जवाब और भी अजीब। वो कहता है कि उसने इसागी के अंदर कुछ महसूस किया था, कुछ ऐसा जो बाकी प्लेयर्स में नहीं था। उस वक्त इसागी को उसकी बात समझ नहीं आती, लेकिन ये कन्वर्सेशन फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली थी। थोड़ी देर बाद ईगो वापस सबके सामने आता है और ऑफिशियली अनाउंस करता है कि अब ये लोग टीम जेड का हिस्सा हैं। और भाई टीम जेड सुनने में तो कूल लगता है, लेकिन रियलिटी में इसका मतलब है कि ब्लू लॉक की सबसे लोएस्ट रैंक टीम ही ये। मतलब अगर रैंकिंग को स्कूल के मार्क्स समझो तो टीम जेड लिटरली लास्ट बेंचर्स थे। ईगो फिर अपनी फिलॉसफी और डिटेल में समझाता है। उसके अकॉर्डिंग दुनिया के ग्रेटेस्ट स्ट्राइकर्स वो होते हैं जो अपने ईगो के लिए सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। जब बाकी लोग प्रेशर में पास करने की सोचते हैं, तब वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर गोल मारने की सोचते हैं। और ब्लू लॉक
का ऑब्जेक्टिव वही है, एक ऐसा मॉन्स्टर क्रिएट करना जो सिर्फ गोल के लिए जीता हो। इसके बाद प्लेयर्स की डेली लाइफ दिखाई जाती है, रैंकिंग के अकॉर्डिंग खाना मिलता है, ट्रेनिंग ब्रूटल है और फैसिलिटीज भी रैंकिंग के हिसाब से इम्प्रूव होती है। मतलब यहाँ कंफर्ट भी अर्न करना पड़ेगा। रात को जब इसागी सो नहीं पा रहा होता तब उसकी मुलाकात होती है बाचिरा से। दोनों एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करने लगते हैं और यही बाचिरा अपना सबसे इंटरेस्टिंग सीक्रेट रिवील करता है। वो कहता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर रहता है, कोई एक्चुअल मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक इंस्टिंक्ट, एक आवाज जो उसे बताती है कि कब पास करना है, किस डायरेक्शन में मूव करना है और कौन सा प्ले परफेक्ट होगा। बाचिरा कहता है कि टैग गेम के दौरान उसने वही मॉन्स्टर इसागी के अंदर भी महसूस किया था। इसागी थोड़ा कंफ्यूज होता है और अगले सुबह ईगो ब्लू लॉक का पूरा स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करता है। पता चलता है कि यहाँ टोटल 5 बिल्डिंग्स हैं और हर बिल्डिंग्स में अलग अलग टीम्स रखी गई हैं। सबका गोल रैंकिंग क्लाइम करना है और टॉप रैंक पहुंचना है। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब मिलता है जब टीम जेड को रियलाइज होता है कि वो शुरुआत से ही सबसे नीचे रखे गए हैं। मतलब अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें हर किसी को बीट करना पड़ेगा। इसी बीच स्टोरी थोड़ी देर के लिए ब्लू लॉक से बाहर शिफ्ट होती है। हमें दिखता है कि साई इतोशी एक ऐसा प्लेयर जो ऑलरेडी दुनिया के न्यू जनरेशन टॉप 11 यंग फुटबॉलर्स में आता है। साई जापान में आता है फुटबॉल यूनियन में सिर्फ अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए। उसे जापानीज फुटबॉल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जब उसके सामने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का नाम आता है उसकी क्यूरियोसिटी थोड़ी हाई हो जाती है और पहली बार उसे लगता है कि शायद जापान में कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है। इसी वजह से वो स्पेन वापस जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। वो देखना चाहता है कि ब्लू लॉक सच में कोई ऐसा स्ट्राइकर क्रिएट कर सकता है जो उसके स्टैंडर्ड्स को मैच कर सके। और फाइनली आ जाता है पहला ऑफिशियल चैलेंज, फर्स्ट सिलेक्शन। टीम जेड फील्ड की तरफ मार्च करती है जहां उनका सामना होने वाला है टीम एक्स से। और टीम एक्स को देखकर ही सबकी फटी पड़ी होती है। हर प्लेयर फिजिकली मॉन्स्टर लग रहा होता है। अब प्रैक्टिस और स्पीचेस का टाइम खत्म हो चुका है। ब्लू लॉक का असली सर्वाइवल गेम ऑफिशियली स्टार्ट होने वाला है। अब टीम जेड फाइनली अपने पहले ऑफिशियल मैच के लिए रेडी थी, लेकिन मैच स्टार्ट होने से पहले एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। सब लोग स्ट्राइकर बनना चाहते हैं और क्योंकि ब्लू लॉक में हर बंदा खुद को फ्यूचर नंबर 1 स्ट्राइकर समझता है, कोई भी डिफेंस या मिडफील्ड खेलना ही नहीं चाहता। इसीलिए पोजीशन डिसाइड करने के लिए रॉक पेपर सीजर खेला गया और सरप्राइजिंगली इसागी जीत गया। मौका मिलते ही उसने स्ट्राइकर पोजीशन चूज कर ली। उसी वक्त ईगो सबके सामने फर्स्ट सिलेक्शन के रूल्स एक्सप्लेन करता है। हर बिल्डिंग में टोटल 5 टीम्स हैं। सब टीम्स एक दूसरे के अगेंस्ट मैचेस खेलेगी और सिर्फ टॉप 2 टीम्स ही नेक्स्ट राउंड में जा पाएगी। और अगर किसी टीम का सिलेक्शन नहीं होता तो उस टीम का हाईएस्ट गोल स्कोरर ही सरवाइव कर सकता है। बाकी सबका नेशनल टीम का सपना वहीं खत्म। ईगो फिर एक इंटरेस्टिंग बात बोलता है। उसके अकॉर्डिंग असली स्ट्राइकर वो नहीं होता जो सिर्फ गोल स्कोर करे। असली स्ट्राइकर वो होता है जो 0 को 1 में बदल दे। मतलब जहाँ कोई चांस ना हो वहां से गोल क्रिएट कर दे। और इसी फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए टीम जेड का पहला मैच स्टार्ट होता है। सामने थी टीम एक्स के अगेंस्ट टीम जेड का पहला मैच कंप्लीट डिजास्टर था। सब प्लेयर सिर्फ खुद गोल स्कोर करना चाहते थे, जिस वजह से उनका टीम वर्क कंप्लीट कोलैप्स हो गया। इसी बीच अपना किंग बारो सबको डोमिनेट करता है और टीम एक्स को ऑलमोस्ट अकेले कैरी करता है। मैच हारने के बाद इसागी को समझ आता है कि स्ट्राइकर सिर्फ गोल स्कोरर नहीं होता, बल्कि वो बंदा होता है जो पूरे गेम फ्लो को चेंज कर दे। एंड यस, अब मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में स्टोरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि हम जल्दी न्यू ईगोइस्ट लीग शुरू कर सकें। अगला मैच टीम जेड का होता है टीम वाई के अगेंस्ट और इस बार टीम जेड ने अपने वेपन्स आइडेंटिफाई करने की कोशिश की और एक नई स्ट्रेटेजी बनाई, लेकिन टीम वाई ने उन्हें ट्रैप कर लिया और काउंटर अटैक से लीड ले ली। तब इसागी को पता चलता है कि टीम वाई का असली मास्टरमाइंड ओकावा नहीं बल्कि निको है। अपनी फील्ड अवेयरनेस को यूज करके इसागी निको की प्ले को रीड करता है और गागामारू की हेल्प से टीम जेड कमबैक कर लेती है। मैच के फाइनल मोमेंट्स में इसागी अपनी विजन का यूज करके विनिंग गोल स्कोर करता है और टीम जेड 2-1 से जीत जाती है। इसी मैच के बाद चिगरी अपना सीक्रेट भी रिवील करता है। वो बताता है कि एक सीरियस लेग इंजरी की वजह से वो अपनी फुल स्पीड यूज ही नहीं करता। इसके बाद टीम जेड का मैच होता है टीम डब्ल्यू से, जिसमें की है वानीमा ब्रदर्स। अपनी केमिस्ट्री से टीम जेड को प्रेशर में डाल देते हैं, लेकिन क्वान हैट्रिक स्कोर करके टीम जेड को लीड दिलाता है। सबको लगता है कि मैच जीत लिया है, पर तब शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है। क्वान ने टीम जेड को बिट्रे कर लिया है। उसने टीम डब्ल्यू को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी ताकि अगर टीम एलिमिनेट हो जाए तो वो टॉप स्कोरर बन के खुद सर्वाइव कर सके। मैच ऑलमोस्ट टीम जेड के हाथ से निकल जाता है, लेकिन इसागी चिगरी को मोटिवेट करता है और वो अपने फियर को छोड़ देता है और फाइनली चिगरी अपनी असली स्पीड रिलीज कर देता है। वो पूरी डिफेंस को तोड़कर आगे बढ़ता है और गोल स्कोर करके टीम जेड को बचा लेता है। एंड द मैच टाइड और अगला मैच है टीम वी के अगेंस्ट, एक टीम जिसके स्टार प्लेयर्स नागी, रियो और जेंतेत्सु मिलकर 18 गोल स्कोर कर चुके हैं। मैच से पहले इसागी रियलाइज करता है कि उसके पास विजन तो है, लेकिन उसे एक प्रॉपर स्कोरिंग फॉर्मूला चाहिए। इसलिए वो बारो को ऑब्जर्व करता है और समझता है कि हर ग्रेट स्ट्राइकर के पास एक रिपीटेबल वेपन होता है।
अब मैच शुरू होता है टीम वी के अगेंस्ट। रियो की पासिंग, जेनतेत्सु की स्पीड और नागी की इनसेन बॉल कंट्रोल टीम जेड को कंप्लीटली ओवरवेलम कर देती है। नागी की वजह से टीम वी लीड ले लेती है, लेकिन बाचिरा हार नहीं मानता। वो अपना मॉन्स्टर अनलीज करता है और सोलो गोल कर देता है। उसके बाद कुनिगामी भी लॉन्ग रेंज गोल मार देता है और टीम जेड वापस मैच में आ जाती है। और जब सब कुछ खत्म लग रहा होता है, शिगरी अपनी फुल स्पीड दिखाता है और एक गोल स्कोर कर लेता है। एंड नाउ स्कोर्स आर इक्वल। अब मैच अपनी फाइनल स्टेज में पहुंच जाता है। और होना क्या था, वो नागी जिसे फुटबॉल में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, वो मैच को एंजॉय करने लगता है और एक गोल स्कोर कर देता है। और इसी बीच इसागी भी इवॉल्व हो जाता है। उसे अपना वेपन स्पेशल अवेयरनेस समझ आ जाता है और इसी एबिलिटी का यूज करके वो एक अटैक क्रिएट करता है और कुनिगामी गोल स्कोर कर देता है। एंड स्कोर आर इक्वल। नागी गोल स्कोर करने वाला होता है, बट कोन अपनी गलती सुधारने के लिए नागी को फाउल कर देता है और कोन को मिलता है रेड कार्ड। और अब टीम जेड पे हैं 10 प्लेयर्स और बॉल है इसागी पे। टीम वी के अगेंस्ट फाइनल मोमेंट्स में इसागी को अपना फाइनल पीस मिल जाता है। उसे रियलाइज होता है कि उसका असली वेपन सिर्फ फील्ड को रीड करना नहीं, बल्कि डायरेक्ट शॉट है। मतलब बॉल रिसीव करते ही बिना कंट्रोल किए इंस्टेंटली शूट करना। अपनी स्पेशल अवेयरनेस और डायरेक्ट शॉट को कंबाइन करके इसागी विनिंग गोल स्कोर करता है और टीम जेड इम्पॉसिबल लगने वाला मैच जीत जाती है। इस विक्ट्री के साथ टीम जेड फर्स्ट सिलेक्शन क्लियर कर लेती है। इसागी फाइनली फील करता है कि उसका स्ट्राइकर ईगो अवेकन हो चुका है। उसके बाद सर्वाइवर्स को 10 दिन की ब्रूटल ट्रेनिंग दी जाती है और ईगो अनाउंस करता है कि अब असली चैलेंज शुरू होगा, सेकंड सिलेक्शन। यहाँ टीम वर्क ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है और फोकस इंडिविजुअल ग्रोथ पर आ जाता है। सेकंड सिलेक्शन में इसागी, बाचिरा और नागी एक टीम बनाते हैं, लेकिन उनका सामना होता है ब्लू लॉक के स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्राइकर रिन हितोशी और उसकी टीम से। रिन की टीम उन्हें बुरी तरह हरा देती है और रूल्स के हिसाब से बाचिरा को अपनी टीम में ले लेती है। अब इसागी और नागी को 0 से शुरू करना पड़ता है। दोनों मिलकर बारो को रिक्रूट करते हैं, जो खुद को किंग मानता है। यहीं से इसागी की सबसे बड़ी ग्रोथ शुरू होती है। वो धीरे धीरे टीम वर्क पर डिपेंड करना छोड़ देता है और अपने ईगो को एम्ब्रेस करना सीखता है। दूसरी तरफ बारो भी इवॉल्व होता है। पहले वो सिर्फ सोलो प्लेयर था, लेकिन बाद में वो समझता है कि कभी कभी सिस्टम के अंदर रहकर भी अपनी ईगो दिखा सकता है। कई डिफिकल्ट मैचेस के बाद इसागी की टीम फिर से रिन की टीम तक पहुंच जाती है और यही सीजन का सबसे इंपॉर्टेंट रीमैच होता है। इस मैच में इसागी अपनी फील्ड रीडिंग एबिलिटी को और भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। वो प्लेयर्स की मूवमेंट्स को पहले से प्रिडिक्ट करने लगता है और गेम को हाई लेवल पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है। साथ ही बाचिरा का भी मैसिव कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। बाचिरा हमेशा अपने इमेजिनरी मॉन्स्टर पर डिपेंड रहता था और इसागी के साथ फुटबॉल एंजॉय करता था, लेकिन रिन की टीम में उसे रियलाइज होता है कि उसकी असली ईगो किसी को फॉलो करना नहीं, बल्कि खुद गेम क्रिएट करना है। वो अपने पुराने फियर को छोड़ देता है और इंडिपेंडेंट प्ले मेकर बन जाता है। फाइनल रीमैच में रिन की टीम जीत जाती है और वो इसागी को रिक्रूट कर लेती है और ये इसागी को ऑफिशियली ब्लू लॉक के टॉप कंटेंडर्स में लाकर खड़ा कर देती है। लेकिन फिर ईगो सबको रियलिटी चेक देता है। टॉप प्लेयर्स को एक एग्जीबिशन मैच खेलना पड़ता है वर्ल्ड 5 के अगेंस्ट, जो कि वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल फुटबॉलर्स हैं। और भाई ये मैच कंप्लीट मैसेकेर था, क्योंकि यहाँ एम्बापे भी था। सॉरी फॉर द नेम, बट उसी के तरह सेम दिखने वाला बंदा। ब्लू लॉक के बेस्ट प्लेयर्स को समझ आ जाता है कि दुनिया के टॉप फुटबॉलर्स और उनके लेवल में कितना बड़ा गैप है। लेकिन ईगो के लिए ये डिफीट भी प्लान का हिस्सा था। सीजन के एंड में सबसे बड़ा अनाउंसमेंट होता है, अगर ब्लू लॉक के प्लेयर जापान अंडर 20 नेशनल टीम को हरा देते हैं तो पूरा जापानीज फुटबॉल सिस्टम ब्लू लॉक के कंट्रोल में आ जाएगा। और उस अंडर 20 टीम को अभी लीड कर रहा है रिन का भाई साइतोशी। और अब उन्हें फाइनली पूरे जापान के फुटबॉल सिस्टम को चैलेंज करना है। सो अगर तुम्हें यहाँ तक मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना। और मैं ब्लू लॉक पे लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ ऑन 28 जून, तो तुम सब वहाँ जरूर आना सारे प्लेयर्स की स्किल सेट देखने। जब मैच स्टार्ट होने वाला था, टीम ब्लू लॉक के बेंच पे एक छोटा सा ड्रामा हो गया। शीडो द नंबर 2, जिसको तुम लोग जानते ही हो, वो जापान की प्लेइंग 11 में था ही नहीं। इस बात पर ब्लू लॉक को लगता है कि यार जापान की अंडर 20 टीम उनको कहीं हल्के में तो नहीं ले रही। इस बात से अपना राइची बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, पर अपने ईगो ने उसी कामनेस के साथ ये चीज बोली, गाइज इट डजंट मैटर, हमारा काम वही है, हमें मैच जीतना है। सही बात है ईगो भाई, ये तो आपने बिल्कुल सही बोला। तो चलो मैच शुरू होता है और ब्लू लॉक के प्लेयर्स काम पे लग जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैच शुरू हो, मैं तुम्हें ब्लू लॉक 11 के बारे में तो बता दूं। ऑफेंस में अपना रेन हितोशी, इसागी योइची, शिशिरो नागी, ईटा ओटोया और
कैन्यो यूकिमिया। जैसा कि हमें पता है इन सब का फोकस होने वाला है सिर्फ और सिर्फ गोल मारने में, लेकिन यार अपने इसागी का थोड़ा अलग रोल है, वो प्ले मेकर की तरह खेलता है। सच बात बताऊं तो उसे रिन के आजू बाजू खेल के अपनी वर्थ प्रूफ करनी है। ओवरऑल कहूं तो उसे एक डिकॉय का काम करना है और उसका काम है अपनी अदर टीम प्लेयर्स के लिए चांसेस को क्रिएट करना और साथ साथ खुद भी गोल्स मारना है। यार ईगोइस्ट का मतलब यही तो है। सेंटर फील्ड का कंट्रोल करता है ताबितो करासु। अगर तुमने ब्लू लॉक देखा ही होगा तो तुम्हें पता ही होगा यार करासु अपनी बेस्ट पोजीशन पे है यहाँ पे, यानी कि उसका काम है अपनी टीम को डिफेंस से ऑफेंस और ऑफेंस से डिफेंस में लाना। यार ये पोजीशन होती है सबसे सेट। तो इसी फील्ड के नीचे होते हैं मेगुरू बाचिरा और ह्यूमा चेगरी जो ब्लू लॉक के काउंटर अटैकर्स हैं। ऑफेंस के टाइम पे ये दोनों ऊपर मूव करेंगे और वहीं डिफेंडर्स की तरह भी काम करेंगे। और सच बात बताऊं तो ये सामने वाली टीम के डिफेंडर्स को हमेशा परेशान करते रहते हैं। चिगरी की स्पीड और बाचिरा की ड्रिबलिंग तो तुम्हें पता ही होगी, बट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हमें चिगरी का दिखने वाला है जो कि अपनी स्पीड के कारण ऑफेंस और डिफेंस दोनों में काफी जल्दी मूव करेगा। अब आते हैं डिफेंडर्स के रोल में जो कि हैं अपने इकी निको और जूबी आर्यू जो कि गोल होने से बचाएंगे और अपने गोल की सुरक्षा करता है गेन गगामारू एज द गोलकीपर ऑफ ब्लू लॉक। यहाँ पर अपने निको का काम है सामने वाले अपोनेंट्स के पासिस को ब्रेक करना और गगामारू जैसा कि तुम्हें पता ही है उसकी रीच और रिफ्लेक्सेस कितने ज्यादा फास्ट है। और अब अगर तुम्हें बात करूँ कि बेंच में कौन है इनकी जगह लेने के लिए कुछ प्लेयर्स की, तो अगर ओरिजिनल लाइनअप में कोई भी आउट हो जाए तो यो ह्योरी उनकी जगह ले सकता है, चाहे ऑफेंस में विंग के रोल में और या फिर डिफेंस में फुल बैक। उसका वर्सेटैलिटी ब्लू लॉक की स्ट्रेंथ बढ़ाता है गाइस। और अगर डिफेंस में कोई वीक पड़ता है तो सीधी सी बात है अपना रियो अंदर आएगा और अगर तुमने उसकी एबिलिटीज पता होगी तो ये चलो यार आगे जाके पता लगी जाएगी। और आगे किस किस की रिप्लेसमेंट होती है और कौन कौन प्लेयर्स अंदर और बाहर जाते हैं वो तो तुम्हें वीडियो के आगे ही पता लगेगा। तो अब हम बात करेंगे जापान अंडर 20 टीम प्लेयर्स के बारे में। तो जापान अंडर 20 के प्लेयर्स अपने स्पेशलाइज्ड पोजीशन और एबिलिटीज के साथ टीम को बैलेंस करते हैं। इस टीम का गोलकीपर है गेन फुकाकू। फुकाकू का रोल टीम में सबसे क्रूशियल है क्योंकि वो अपोजिशन के शॉट्स को स्टॉप करने में एक्सपर्ट है और अपने स्विफ्ट रिफ्लेक्सेस और पोजीशनिंग के थ्रू गोल डिफेंड करता है। टीम का डिफेंस 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। हारू हायाटे जो अपोनेंट के पोजीशन में आते ही उन पर प्रेशर डालता है, फोर्सिंग देम टू मेक अ क्विक पास। सेकेंड लाइन में आते हैं दी आयरन वॉल क्वार्टेट के मेंबर्स ओलिवर आइकू, काजुमा नियो, मिरोकु दराई और टेपी नेरू। ये चारों मिलकर अपने डेसिग्नेटेड जोन्स को टाइटली गार्ड करते हैं, किसी भी अपोनेंट को पास आने का मौका नहीं देते ये लोग। आइकू का रोल इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अपने शार्प जजमेंट और क्विक रिफ्लेक्सेस के साथ अपोनेंट पे प्रेशर बना के रखता है और जैसे ही अपोजिशन गोल के करीब पहुंचता है आइकू एक्टिव हो जाता है और अपना जोन छोड़कर उनके अगेंस्ट रीइंफोर्स करता है। तो ऑफेंस में प्ले मेकर है अपना साई तोशी जो कि एज एन ऑफेंसिव मिडफील्डर गेम को कंट्रोल करता है और बॉल को फील्ड के आगे लेकर जाता है। और फॉरवर्ड लाइन में तेरू, कित्सुने जाटो, केंटो चाओ और शूटो सेंडो, क्या मैं इनका नाम सही तो कह रहा हूँ, ये सारे के सारे बॉल मिलते ही गोल पर शूट मारने के चांस में है। As we all know, they all are striker. वहीं अपना ryusei shido is a special addition to the Japan under 20 team जो अपने अनप्रिडिक्टेबल और एग्रेसिव स्टाइल के लिए फेमस है। शीडो का मेन फोकस है गोल पर अटैक करना और अपनी वाइल्ड एनर्जी के साथ पोजीशन के डिफेंस को तोड़ देना। वैसे तुम्हें तो पता ही है शीडो अभी इनकी प्लेइंग 11 में नहीं होने वाला है। तो फिर क्या जापान अंडर 20 टीम स्टिल स्ट्रॉन्गर है बिना शीडो के? तो वो तो आपको मैच में आगे जाके पता चल ही जाएगा। तो चलो मैच शुरू करते हैं। तो अब मैच शुरू होता है और ट्रायंगल पासिंग फॉर्मेशन यूज करते हुए अंडर 20 के डिफेंस को ब्लू लॉक की टीम आसानी से ब्रेक कर रही होती है। बाचिरा और चिगरी अपनी यूजुअल लाइटनिंग स्पीड से बॉल को फील्ड के आगे ले जाते हैं और बाचिरा तो अपनी क्लासिक स्टाइल में लग रहा था और यहाँ तक कि एक डिफेंडर को डॉज करते हुए हाइपर स्पीड सीजर्स, डबल टच फील्ड्स, एरियल रश टर्न, भाई ये तो पूरा स्किल शो ऑफ कर रहा है। एंड गेस व्हाट, उसने एक इंसेन लॉब पास मारा स्ट्रेट टू इसागी। लग रहा था कि ये परफेक्ट गोल चांस होने वाला है, बट तभी एंट्री होती है
अपने जापान के मेन डिफेंडर्स की और वो सबके सपने तोड़ देता है। यहाँ पर आइकू तो अपने फुल बीस्ट मोड में था। ये बंदा मिड एयर में जंप करके पास को इंटरसेप्ट कर देता है और इसी के साथ वो अपने इसागी को एक धमाकेदार डायलॉग भी देता है। स्ट्राइकर्स को रॉबर कहते हैं और मैं यहाँ का पुलिस वाला हूँ, मैं आसानी से गोल चुराने नहीं दूंगा। डैम! इसागी भी अंदर ही अंदर खुश और इसागी कहता है ये तो और भी ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि अब उसका कंपटीशन है आइकू। अब इतने बड़े इंसेन प्ले के बाद तो वहाँ के सारे कमेंटेटर भी शॉक हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये प्लेयर है अंडर 20 जापान का वॉल। अगर ब्लू लॉक को गोल करना है तो सबसे पहले इस वॉल को तो तोड़ना ही पड़ेगा और अब तक के मैच में ब्लू लॉक हमें इस वॉल के आसपास भी नजर नहीं आया है। ब्लू लॉक 11 का माइंडसेट चेंज होता है और वो बॉल को साइड पे ले जाने की कोशिश करते हैं। ओटोया और युकिमिया अपनी स्पीड और एगिलिटी यूज कर रहे होते हैं पर जापान अंडर 20 के डिफेंडर्स तो भाई एक नंबर है। अपने ओटोया को तो एक डराई उनका जो डिफेंडर है इजीली ब्लॉक कर लेता है और युकिमिया को नीरू विद हिज इनसेन स्पीड। और इतने में इसागी को पता लग ही जाता है कि ये जापान के डिफेंडर्स एक अलग ही लेवल पे खेल रहे हैं। इसी के बीच नागी को बॉल मिलती है और सबको लगता है कि अब नागी कुछ स्पेशल करेगा बट फिर एंट्री होती है काजुमा नियो की, फुल ऑन पावर डिफेंडर। नागी को टक्कर देता है और यहाँ तक कि उसको रोक भी देता है। नियो को तुम एक तरह से कह सकते हो वो है एक गार्ड डॉग, वो भी पता किसका, मास्टर आइकू का। नागी और काजुमा की जंग में अपने आइकू ने बाजी मार ली और पीछ से बॉल चुरा ली। इसागी को लगता है कि ये वॉल तो अनब्रेकेबल है। 4 डिफेंडर्स, वो भी फुल बीस्ट मोड में। तो वीडियो में आगे मैं आइकू को अपने ओलिवर नाम से ही बुलाऊंगा उसके। सो फाइनली ओलिवर अपनी टीम को मोमेंटम में लाता है और सीधा बॉल पास करता है अपने साई तोशी को। अब शुरू होने वाला है अपने साई का शो। मैं साई बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस, ये है इतोशी साई। साई तोशी बॉल लेकर मिडफील्ड पर आता है और क्राउड में एक्साइटमेंट का तूफान आ जाता है। योमा चिगरी अपनी लाइटनिंग स्पीड से साई को मार करने की कोशिश करता है लेकिन बिना किसी हेजिटेशन के साई एक प्रिसाइज पास करता है बॉल को चिगरी के ऊपर से लिफ्ट करते हुए डायरेक्ट कैंटो को और उसके पैरों में बॉल को रख देता है। कैंटो खुश होकर कहता है वाह क्या पास है। आर्यो अपनी हाइट का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करता है। वो चो को रोकने की कोशिश करता है बट चो जल्दी से बॉल तेरू को पास कर देता है। करासु बिना वक्त गवाए तेरू को मार करता है और फिर उसके कान पे जाकर कहता है ये सब ब्लू लॉक ने पहले से ही प्लान किया था। तेरू थोड़ा तो कंफ्यूज होता है लेकिन साई बीच में स्पेस देखते हुए ऑलरेडी बॉल के लिए रेडी है। करासु को समझ आ जाता है कि ये एक परफेक्ट काउंटर अटैक बिल्ड हो रहा है। निको भी रश करता है साई को ब्लॉक करने के लिए और चिगरी भी स्पीड से वापस आता है ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। चिगरी ऐसा सोचता है कि यार ये दोनों तो उसको जरूर रोक लेंगे पर तभी साई एक हल्की चिप के साथ बॉल निको और चिगरी के ऊपर से शूटो सेंडो को पैरों में रख देता है। भाई ये बॉल को इतना एक्यूरेट पास कर रहा है ना, मतलब ऐसा होता नहीं थाली में परोसा हुआ खाना, ये वैसे बॉल को रख रहा है प्लेयर्स के सामने पे। अब जो कि शेंडो गोल के लिए पूरा रेडी होता है। चिगरी शॉक्ड होता है कि साई का फोरसाइट इतना शार्प कैसे हो सकता है। सेंडो बॉल ट्रैप करता है और एक तुरंत शॉट मारता है लेकिन अपना गागामारू अपने ओन रिफ्लेक्सेस से उस बॉल को रोक ही लेता है और डिफ्लेक्ट कर देता है। सेंडो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है कि यार इस बंदे ने ये बॉल रोक कैसे ली। वहीं गागामारू अपनी टीम को चिल्लाते हुए कहता है गाइस बॉल अभी भी गेम में है। सबको ये रियलाइज होता है कि बॉल साई के पास वापस आ चुकी है जो विंग के साइड से ऑलरेडी गोल के लिए भाग रहा है। चिगरी फिर से साई को मार करने की कोशिश करता है और वो अपने टीममेट्स को चिल्लाते हुए कहता है कि सेंटर में पास को देखो। साई एक और ग्लैंस फील्ड पर मारते हुए जैसे लॉब पास करने वाला होता है लेकिन अचानक से एक पावरफुल शॉट मारता है जो सीधा गागामारू के ऊपर से जाके गोल के अपोजिट कॉर्नर में लैंड कर जाता है और आपको और हमको पता है कि क्या हुआ। जापान अपना पहला गोल मार देता है अगेंस्ट ब्लू लॉक। सभी शॉक हो जाते हैं और क्राउड में दीवानगी मच जाती है। भाई साई ने मैच का पहला गोल मार दिया है यार, पूरी तरह से हक्का बक्का हो जाता है। साई के शॉट एक परफेक्ट लाइन ड्राइव था और इसागी अपने मन में सिर्फ यही सोच रहा होता है कि हमको लग रहा था कि यार वो पास करेंगे पर उसने तो उस बंदे ने गोल ही मार दिया। फाइनली इसागी को दिखता है कि साई को क्यों लोग जीनियस कहते हैं और उस मोमेंट में जब वो क्राउड को देखता है उसे फील होता है कि पूरा क्राउड अभी ब्लू लॉक को एक विलेंस के तौर पर देख रहा है। लेकिन वहीं पे एंट्री होती है अपने रेने तोशी की जो इसागी को दिखाता है और कहता है मैडनेस में मत फंसो, बस मुझे फॉलो करो। रेन एकदम कॉन्फिडेंट होकर कहता है अगले 90 मिनट्स में मैं इन सब लोगों की चीयरिंग्स को चीखों में बदल दूंगा। और अब हमें दिखता है कि रेन तोशी एकदम से डिफेंस के बीच से निकलता है। वो गोल के बिल्कुल सामने पोजीशन में और गेन फुकाकू अपने आप को रेडी कर रहा है। फुकाकू सोचता है रिन अभी शॉट मारेगा लेकिन रिन सरप्राइज मूव करता है और गोल जोन के विंग तरफ चला जाता है। फुकाकू और इसागी योची दोनों एक्सपेक्टेड मूव देखकर हैरान हो जाते हैं। इसागी समझता है कि रिन अपना शॉट खुद के लिए और ज्यादा मुश्किल बना रहा है लेकिन एकदम से रिन
रिन अपने नॉन डोमिनेंट लेफ्ट फुट से शॉट मारता है। इसागी रियलाइज करता है कि रिन कहीं ना कहीं साई के अपने पहले वाले मूव को कॉपी कर रहा है। बॉल ऊपर जाके गोल की तरफ निकलती है, लेकिन फुकाकू अपनी उंगली से बॉल को हल्का सा टच कर देता है। रिजल्ट, बॉल पोस्ट से टकरा के वापस फील्ड पर आ जाती है। ये मिस शॉट अनरी, तेरी, रिन और इसागी को शॉक कर देता है। काजुमा नियो फुकाकू को बोलता है, नाइस सेव फुकाकू। केन्यो युकिमिया बॉल को वापस लेने के लिए स्प्रिंट करता है और टेपी नेरू उसे मार करने के लिए रेस में आगे बढ़ता है। इसी वक्त अपना इसागी सिचुएशन को रिएक्ट करता है और फिर इसागी अपना युकिमिया के लिए एक परफेक्ट अटैकिंग सिनेरियो क्रिएट करता है और डिफेंस के बीच विजिबल रेंज में आके नेहरू को कंफ्यूज कर देता है, जिससे युकिमिया प्रॉपर शॉट के लिए रेडी हो जाता है। युकिमिया इसागी का शुक्रिया अदा करता है और बॉल पे शॉट मारता है, लेकिन तभी अपना ओलिवर आके बॉल को ब्लॉक कर देता है। युकिमिया पूरा का पूरा शॉक्ड है, पर आइकू बोलता है, नाइस शॉट। बॉल फिर हवा में उछलती है और नेओ मिराकू डराई से चिल्लाता है, लूज बॉल को ले लो। तभी ईटा ओटोया पीछे से आकर अपनी लाइटनिंग मूवमेंट्स के साथ डराई को सरप्राइज कर देता है। इसागी ओटोया की फास्ट मूवमेंट्स को देखकर हैरान हो जाता है, जो बिल्कुल प्रैक्टिस की तरह थी, और रिन के प्ले ने ये सब पॉसिबल बनाया। अब इस आयरन वॉल क्वार्टेट का तो डिफेंस ब्रेक डाउन हो चुका है और ब्लू अपनी मेहनत का फल खाने के लिए बेसब्री से तैयार थे। ओटोया गोल के लिए शॉट लेता है, लेकिन अपना नियो अपने फोरहेड से शॉट को ब्लॉक कर देता है। ओटोया भी शॉक, ओटोया पूरी कदर शॉक में। बॉल हवा में हाई उड़ता है और इसागी देखते हुए सोचता है डिफेंस टफ है, पर प्ले अभी खत्म नहीं हुआ। बॉल सीधा जाती है शिशिरो नागी की तरह। रुको, इससे पहले कि नागी कुछ करे, म्यूजिक वाले भाई साहब म्यूजिक ऑन करो। भाई नागी की एंट्री है यार, और नागी समझ आता है कि ये उसका चांस है स्कोर करने का। हयाते और वात्सुकी नागी को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नागी मिड एयर बॉल को ट्रैप करता है और उससे पीछे की तरफ लाता है। एक फास्ट मोशन में वो बॉल को ऊपर हवा में उछालता है, 180 डिग्री मिड एयर टर्न करता है और अपने डोमिनेंट फुट से बॉल को स्ट्राइक करता है। नागी बोलता है, नाइस टू मीट यू जापान, और बॉल सीधा राइट कॉर्नर में जाके लगती है, गेम को टाई कर देती है। गोल। नागी पीछे गिरते हुए देखता है और पूछता है, क्या किसी ने मेरी बात सुनी? एक सेकंड के लिए तो पूरा क्राउड स्टंड होता है, लेकिन फिर सब एकदम से वाइल्ड हो जाते हैं उस सुपर गोल पे। आयरन वॉल क्वार्टेट सरप्राइज्ड है और आइकू बोलता है, अगर तुम ब्लू लॉक की मैडनेस में आ गए तो ये डिस्ट्रक्टिव होती है। मेगुरु बाचिरा कमेंट करता है इतोशी भाइयों की राइवलरी पे, और अपना काजुमा एनॉयड होके कहता है, यार ये दोनों नेशनल मैच में भी ये सब कर रहे हैं। फिलहाल तो साई और रिन तोशी मिडफील्ड में रेस करते हुए बिल्कुल लॉक्ड। रिन बॉल पोजीशन लेने की स्ट्रगल कर रहा है, जब साई एक शार्प शोल्डर ब्लॉक परफॉर्म करता है और बॉल को अपने कंट्रोल में लेके स्पिन करके रिन को पीछे छोड़ता है। योइची इसागी स्टंट है साई के इस मूव से, लेकिन उससे पहले कि साई दूर जा पाए, रिन वापस से साई को लैच कर लेता है। इस बार साई पुश ऑफ करके बॉल को ड्रिबल करते हुए एकदम क्विकली क्रॉस इलास्टिक को नटमैग करता है और फिर डायरेक्टली रिन के पैर के बीच से जैसे ही साई ये मूव करता है, वो बोलता है, जब तक तू सिर्फ मेरा भाई बन के फंसेगा तू कभी मुझे नहीं हरा पाएगा। साई इफेक्टिवली रिन की डिफेंस को तोड़ता है और आगे बढ़ जाता है। कमेंटेटर नोट करता है कि इतोशी भाइयों की राउंड 1 में साई ने तो जीत हासिल करी ली और क्राउड में एक्साइटमेंट का लेवल तूफान है भाई, तूफान। वहीं अपना करासु रिन को डमैस कहता है और बोलता है, अबे यार तुझे तो जीतना चाहिए। और फिर जूबी आर्यू कमेंट करता है, जापान अंडर 20 का डिफेंस आ रहा है, और वो इकिनिको को एकदम तैयार रहने के लिए बोलता है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा ग्लिम्पसेस दिखाई जाते हैं थोड़े पास के, जहाँ पे निको अपनी मीटिंग याद करता है जो कि हुई थी उसकी ईगो जिनपाची के साथ। ईगो यहाँ पे निको को समझाता है कि यार देख, तेरी हाइट और स्पीड एवरेज है, लेकिन तू जानता है तू ब्लू लॉक 11 का स्टार्टर क्यों बना? निको जवाब देता है, मेरी विजन की वजह से। ईगो टोटली एग्री करता है और बोलता है, तू फील्ड को रीड करने में एक्सपर्ट है और तू ब्लू लॉक का वॉच टावर बनेगा। तो मैच के दौरान निको ऑब्जर्व करता है उसको साई के साथ लिंक होने वाले सभी प्लेयर्स को डिटेक्ट करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ बॉल को कैरी करने वाले को। जब साई बॉल को आगे पास करता है, निको फुल स्पीड में डैश करता है सूटो सेंडो की तरफ, जो बॉल रिसीव करने के लिए ओपन है, क्योंकि निको को समझ आ जाता है साई का पास एक एलैबोरेट ट्रैप है जो डिफेंस लाइन को ओपन कर रहा है। निको डिटरमाइंड होकर सोचता है ये प्ले मुझे नहीं रोक सकती, और वो डैश कर लेता है जैसे ट्रैप में आ गया। पर जैसे ही सेंडो बॉल को ट्रैप करता है, निको बॉल के स्लाइड बाउंस का फायदा
उठाते हुए बॉल को क्लियर कर लेता है। निको की सक्सेसफुल क्लियरेंस के बाद हारू हायाटे बॉल को रिकवर करने की कोशिश करता है, लेकिन अपना करासू पहले पहुंचकर बॉल को कवर कर लेता है। अब काउंटर अटैक करने का टाइम है गाइस। जापान अंडर 20 के डिफेंडर्स करासू को मार्क करते हैं। करासू रियलाइज करता है कि उनकी डिफेंस के 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में जब वो पोजीशन में होता है, हायाटे अपोनेंट का प्रेशर डालता है, और दूसरी स्टेज में आयरन वॉल क्वार्टेट बैक लाइन में तैयार होती है। आयरन वॉल में तुम्हें पता है ना लीडर कौन है, अपना ओलिवर। करासू एकदम शार्प पास देता है ईटा ओटोया को, जो उसके राइट साइड से आया था। ओटोया बॉल को रिसीव करता है, लेकिन मिरोकू डराई उसे मार्क कर लेता है। ओटोया तुरंत बॉल वापस करासू को पास करता है और दोनों स्पीड बढ़ाकर शॉर्ट पासेस एक्सचेंज करते हैं। करासू समझता है कि जापान अंडर 20 का तीसरा स्टेज ओलिवर खुद है, जो उनका क्रिटिकल सेफगार्ड है। आइको अपना ओटोया के रास्ते में आ ही जाता है और कहता है, यार प्ले तुम्हारा नाइस है, लेकिन ये मेरे लिए काफी नहीं है। ओटोया जवाब देता है, तू डम्बैज है अगर तू समझ रहा है कि मैं और करासू ही प्ले में है। करासू अपनी वही विलेन वाली स्माइल देता है और रिवील करता है कि उनका असली एम ह्यूमा चिगरी को यूज करना था। ओटोया बॉल चिगरी को पास करता है और दोनों चिल्लाते हैं, प्रिंसेस अब होल ओपन कर दो। ये क्या था? चलो कोई नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। चिगरी बॉल लेके लाइटनिंग स्पीड से फील्ड के डाउन डैश करता है, लेकिन उसका सामना आइको से होता है। तो वहीं पे अपना चिगरी ओलिवर की एबिलिटीज को नोटिस करता है, लेकिन सरप्राइज कट मूव के साथ आगे निकलता है। चिगरी पास करता है करासू को, लेकिन साई इंटरसेप्ट कर लेता है। यार मतलब साई और ओलिवर ने तो इनकी पूरी अच्छी तरह से बजा रखी है। यहाँ पर साई इंटरसेप्ट कर लेता है उस बॉल को और हवा में उछाल देता है, और बॉल डायरेक्ट रिन के पैरों में लैंड होती है और रिन एक शॉट लेने की तैयारी करता है। आइको इंस्टेंटली रिएक्ट करता है, प्रिडिक्टिंग कि इसागी एज अ डिकॉय यूज होने वाला है। आइको ये तक जानता है कि रिन का डोमिनेंट लेग राइट है और लेफ्ट साइड से शॉट कमजोर होगा, लेकिन रिन सबको सरप्राइज कर देता है एक ट्राई वाला शॉट परफॉर्म करके। बॉल नेट में लैंड करती है और ब्लू लॉक लीड ले लेता है 2-1, और ये ब्लू लॉक का गोल। म्यूजिक वाले भाई साहब एक और गाना बजाइए। गाना सुनने के बाद आइको शॉक्ड है, कमेंटेटर शॉक में है। रिन तोशी के गोल के बाद ब्लू लॉक ने लीड ले लिया है। इसागी नोट करता है कि रिन एक जीनियस है, उसकी टाइमिंग और आउटसाइड शॉट इनक्रेडिबल थे। इसागी तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि रिन को हक करने चले जाता है, लेकिन रिन उसको इजीली डॉज कर लेता है और रिन बोलता है, और फिर रिन टीम को प्लान बी फॉलो करने का सिग्नल देता है। चिगरी इसागी को उठाता है और कहता है, तू अच्छा डिकॉय था। अंडर 20 टीम इस पॉइंट पर आके पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी है। आइको ओलिवर माफी मांगता है पूरी टीम से, और वो कहीं ना कहीं ये बोलता है, अगर मैं भी रिन के शॉट को नहीं रोक पाया तो कोई नहीं रोक सकता था। और साई तो सीधा सेंडो को सुना देता है, कितनी बार मिस करेगा रे तू। सेंडो भी गुस्सा है, लेकिन साई उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाता है, स्कोर करना स्ट्राइकर की जिम्मेदारी होती है। गेम वापस शुरू होता है और अंडर 20 इस बार एग्रेसिव खेल रहा है। इसागी नोट करता है उनका फॉर्मेशन टाइट हो गया है। साई और टेरू पास करते हैं, लेकिन इसागी और बाचिरा उनको 2v1 सिचुएशन में फंसाते हैं। जस्ट जब लगता है कि ब्लू लॉक बॉल चुरा लेगा, चो परफेक्ट टाइमिंग के साथ आके बॉल को रिसीव कर लेता है, लेकिन निको उसको रोकने के लिए डाइव लगाता है और अपना गगामारू उसका शॉट रीड करके बॉल को गोल पोस्ट से रिबाउंड कर लेता है। 1 मिनट और दिया गया है फर्स्ट हाफ में। लास्ट मोमेंट में साई फिर से बॉल को लेके आ रहा होता है। इस बार बाचिरो और इसागी उसको डबल मार्क करते हैं। साई उनके बीच से निकल के पेनल्टी जोन तक आ जाता है और वो डायरेक्टली पास भेजता है सेंट्रो को, लेकिन रिन फेस से पीछे से आता है और पास को इंटरसेप्ट कर लेता है। बॉल साई के पास वापस गिरता है और बिना टाइम वेस्ट के साई एक लाइन ड्राइव शॉट मार के बॉल अटेम्प्ट करता है, लेकिन आर्यन अपनी स्किल सिखाता है और बॉल को गोल पोस्ट से डिफ्लेक्ट कर देता है और अपनी वही विसल बजती है यार फर्स्ट हाफ की, और फर्स्ट हाफ खत्म होता है। ब्लू लॉक लीड में 1-2, और अब अंडर 20 को किसी भी हालत में सेकंड हाफ में कमबैक करना होगा, वरना इस मैच को तो अंडर 20 हार चुकी है। तो फर्स्ट हाफ के एंड के बाद फील्ड पर इसागी, योइची और मेगुरू बाचिरा मस्ती कर रहे होते हैं। इसागी के पेरेंट्स आयो और इसागी अपने एक्साइटमेंट को शेयर करते हुए एक दूसरे को पॉइंट आउट करते हैं, और आयो प्राउडली कहती है, ये मैच कितना अमेजिंग है, मेरा बेटा स्टैंडिंग लाइनअप पे और उनका टीम लीड कर रहा है। इतने में बाचिरा की मम्मी भी अपने बेटे को एनकरेज करती है। इसागी के पेरेंट्स यू को नोट करते हैं और फिर दोनों फैमिलीज एक दूसरे से इंट्रोड्यूस होती है। यू थैंकफुल होते हुए कहती है कि मुझे पहली बार बाचिरा इतना खुश दिखा, वो भी फुटबॉल खेलते हुए। वहीं इसागी के पेरेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं, ये तो होना ही था क्योंकि दोनों ही फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तब चिगरी अपनी बोतल से पानी पी रहा होता है और वहीं जब उसकी बड़ी बहन और माँ उसे बुलाती है, चिगरी शॉक में होता है। उसकी माँ उसकी फोटो ले रही होती है। ताबितो करासू और ईटा ओटोया चिगरी की फैमिली को देखकर मजाक उड़ाते हैं, मतलब मजाक नहीं उड़ाते पर मजाक में कहते हैं, कितनी क्यूट और आइडेंटिकल फैमिली है
है यार तेरी तो। दूसरी तरफ ब्लू लॉक 11 स्टेडियम में वापस जा रहे होते हैं, जबकि जापान अंडर 20 के प्लेयर्स फील्ड पर थके हुए और फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। स्टेडियम के अंदर यासु मोरी को बुराट सूता कन्फ्रंट कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट हाफ के रिजल्ट से बहुत गुस्से में होते हैं। बुराट सूता अंडर 20 कोच को याद दिलाते हैं कि उन्होंने मैच जीतने के लिए कहा था, स्पेशली जब साई तोशी उनकी टीम में। होयोइची रिब्यूटल देते हुए कि पोजीशन एक्सपेक्ट से ज्यादा ट्रिकी निकली। होयोइची जो कि अभी अपने अंडर 20 का कोच है, वो थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि ये टीम ब्लू लॉक की थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सी निकली, लेकिन बुराट सूता को बस जीत चाहिए, रिजल्ट चाहिए, और वो कहते हैं हमें ब्लू लॉक को हर हाल में क्रश करना है। अंडर 20 लॉकर रूम में प्लेयर्स एग्जॉस्ट है। टेपी नारू फ्रस्ट्रेशन एक्सप्रेस करता है और काजुमा न्यू पूछते हैं कि सेकेंड हाफ में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। सेंडो डेस्पेयर में है क्योंकि वो गोल स्कोर नहीं कर पाया। इतने में साई तोशी कामली लॉकर रूम में एंटर करते हैं और अनाउंस करता है कि वो मैच छोड़ रहे हैं। मैच छोड़ रहा है, मतलब ये गाय तो बिल्कुल ही अलग लेवल का है यार। मतलब इसी तो मैच ही छोड़ के जा रहा है हाफ टाइम के बाद। पूरी टीम शॉक में होती है और साई कहता है कि यार मेरा फोकस ना सिर्फ ब्लू लॉक पे था और मुझे सिर्फ ब्लू लॉक के प्लेयर्स को देखना था, जो कि उसने देख लिया। ओलिवर साई को रोकने की कोशिश करता है और फिर ओलिवर साई से थोड़ा सा अपोलोजाइज मांगता है कि यार उसने बेफालतू में सेल्फिश बैट लगाई, और फिर अपना साई उसे कहता है कि ब्लू लॉक उनका टीम हाईजैक कर लेगा। ओलिवर कहता है कि एक लास्ट चांस बचा है उनके पास, उनका टीम बन। स्टेडियम के नीचे होयोइची कंफ्यूज होता है कि अब क्या किया जाए, लेकिन बुराट सूता स्ट्रिक्टली कहते हैं कुछ भी करो बस मैच जीतो। उन्होंने रूसा शीडो को सब्स्टिट्यूट करने का फैसला किया, यानी कि अब मैदान में आएगा शीडो, जो साई तोशी का चोजन प्लेयर है। शीडो ऑलरेडी अंडर 20 यूनिफॉर्म में तैयार है और साई को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहता है क्या मैं काफी हूँ साई के लिए। साई ओलिवर की स्ट्रेटेजी को स्मार्ट बताते हुए डिसाइड करते हैं कि अब मैच में वो और शीडो हेडलाइनर्स बनेंगे। ब्लू लॉक की पूरी टीम लॉकर रूम में सेलिब्रेशन कर रही होती है। लीड की वजह से सब खुशी में चिल्लाते हैं, यहाँ तक कि गुरुमु इगाराशी तो ये भी कह देता है कि ब्लू लॉक के पास पूरा जीतने के चांसेस है, और निजिरो तो गुरुमु से बिल्कुल अग्री करता है। सब लोग एकदम पूरी टीम को कांग्रेचुलेट करते हैं, इंक्लूडिंग नागी और रेन। आर्यो अपना इनक्रेडिबल सेव याद दिलाता है और अपनी मूव को इमिटेट करता है, जिस पर कि आयोशी तोकिमित्सु से प्रेस करता है, जबकि राइची इरिटेट होकर आर्यो को कहता है अपने पैर हिलाना बंद करो। निको साइलेंटली सोच रहा होता है कि सेकंड हाफ में कैसे डिफेंड करेगा। यो हियरन चिगरी को स्पीड के लिए प्रेस करता है और उससे पूछता है कि उसके लेग्स कैसे हैं, जिस पर चिगरी रिस्पॉन्ड करता है कि उसके लेग्स ठीक ठाक हैं और अभी और भी वो खेल सकता है। नागी टावल मांगता है और रियो उसे टावल थ्रो करके उसको एक कॉम्प्लीमेंट भी देता है, जो कि उसने गोल मारा था उस पर, और उससे वो एक और चीज पूछता है क्या तुम और कुछ कर सकते हो। नागी एग्री करता है और रियो कहता है कि वो नागी के पोटेंशियल को सबसे अच्छी तरह से जानता है। अपना बारो द किंग क्वाइटली बेंच पर बैठे हुए फोकस्ड रहता है, वो अपने मौके के इंतजार में है। तब अपनी आंटी चा आती है, सबको फर्स्ट हाफ के लिए कांग्रेचुलेशन देती है और ईगो उन सबको काम डाउन होने के लिए कहता है। ईगो पूरी टीम को हाफ टाइम मीटिंग के लिए बुलाता है। ईगो अपनी पूरी टीम से पूछता है हमने स्कोर कैसे किया। फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि इनिशियली उनकी टैक्टिक्स टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट कमजोर पड़ गई थी, लेकिन रेन और इसागी के टीम वर्क ने जापान अंडर 20 के डिफेंस को तोड़ दिया। रेन और इसागी के क्लोज पासिंग और रेन का इसागी को यूज करना ब्रेक थ्रू का काम करता है। ईगो पूछता है रेन ने इसागी को क्यों क्लोज रखा। रेन रिस्पॉन्ड करता है कि आयरन वॉल क्वार्टेट के अगेंस्ट बिना प्लान के अटैक नहीं हो सकता और इसागी किस प्लान के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। ईगो कहता है कि ये प्लान प्रैक्टिस में नहीं बन सकता था और इसागी को पूछते हैं कि क्या वो सैक्रिफिशियल लैम्ब होना एक्सपेक्ट करता है। यानी कि मतलब यार सीधी सी बात है, अपना इसागी आप वो बोलते हो ना तो मुझे बलि का बकरा वही बन रहा है। अपना इसागी हर बारी दूसरे प्लेयर्स को मौका दे रहा है खुद सैक्रिफाइस होके, इस कारण से खुद गोल मारने का मौका नहीं मिल रहा है। यही चीज तो अपना ईगो से बोलता है कि क्या तुझे यही बन के रहना है, एक सैक्रिफिशियल लैम्ब। इसागी क्लियरली कहता है नहीं, उसका एम स्टार्टिंग से गोल स्कोर करना था। तो ईगो टीम को वार्न करता है कि सेकंड हाफ टफ होगा और उन्हें अपना ईगो इंटैक्ट रखना होगा, उन्हें अपने आप को प्रोटैगनिस्ट समझना होगा। टीम पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है और सेकंड हाफ के लिए रेडी होती है। इसागी मनी मन ईगो की बात को कंफर्म करता है और रेन अपने ब्रदर साई के वर्ड्स को याद करते हुए सोचता है कि वो अपने भाई को जरूर सरपास कर देगा। तो इसी के बाद यार हमें बैकग्राउंड में स्टोरी दिखाई जाती है अपने इतोशी, रेन और साई की कि असलियत में उनके साथ क्या हुआ। तो यार मैं इन शॉर्ट बताता हूँ तो साई और रेन आपस में खेलते थे। साई को भी एक नंबर 1 स्ट्राइकर बनना होता है, लेकिन जब साई को स्पेन से कॉल आता है वहाँ की टीम में ज्वाइन होने के लिए, तो जब वो वहाँ जाता है तो उसे और भी तगड़े स्ट्राइकर दिखते हैं। तो इस कारण वो अपना गोल सेट करता है कि वो एक दुनिया का नंबर 1 मिडफील्डर बनेगा। जिसमें कि जब वो वापस आता है ना अपने रिन से मिलने, तो रिन बोलता है कि यार तेरा सपना तो एकदम स्ट्राइकर बनने का था और तू क्या मतलब तूने अपना सपना ही सेक्रीफाइस कर दिया, तो मैं फुटबॉल क्यों खेल रहा हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपना रिन था वो साई के कारण ही फुटबॉल खेलने के लिए आया था। और फिर जब रिन ये बात कहता है ना कि वो फुटबॉल छोड़ देगा, साई को गुस्सा आता है, तुझे फुटबॉल छोड़नी है तू छोड़ ले, पर इसमें मेरा बहाना मत दे कि तूने मेरे कारण ये सब किया। और फिर एक दिन स्नोफॉल के
कि साई और रिन एक 1v1 मैच करते हैं जिसमें साई जीत जाता है और कहता है कि रिन को अपना सपना भूल जाना चाहिए। हार्ट ब्रोकन और डिसअपॉइंटेड रिन समझ ही नहीं पाता कि यार उसका खुद का भाई ऐसा कैसे कर सकता है। साई उसे कहता है कि अगर वो खुद आगे नहीं बढ़ सकता तो ये फुटबॉल छोड़ दे और फिर इससे रिन में एक अलग सा फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन बढ़ जाता है। अब उसका गोली ये बन जाता है कि उसे अपने भाई को सरपास करना है या तुम कह सकते हो उसे अपने भाई को हराना है कैसे भी और किसी भी कीमत पे। एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही कंटिन्यू प्लेइंग फुटबॉल एज अ स्ट्राइकर और इसी कारण उसने ब्लू लॉक ज्वाइन किया।